हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम गुप्त काल के परिचय को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हमने मौर्य वंश को पढ़ा, जिसका साम्राज्य भारत के विशाल क्षेत्र में विस्तृत था तथा एक सुव्यवस्थित एवं केंद्रीय सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन मौर्य सम्राट अशोक के बाद मौर्य शासकों की दुर्बलता एवं साम्राज्य के प्रति समर्पण में कमी मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक देशी शासकों द्वारा जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन, साथ ही कई विदेशी आक्रमणकारियों जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाणों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के होड़ में लग गए। लेकिन पुनः वह स्थितियां बनी जिससे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। वह साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 300 ईस्वी से 550 ईस्वी तक बना रहा। गुप्तों के जात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने गुप्तों को वैश्य मानते हैं तथा वहीं कुछ इतिहासकार उन्हें शूद्र मानते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की जाती है और कहा जाता है कि स्टार्टिंग के 2 दशक स्वतंत्र रूप से प्रशासन नहीं कर सके, बल्कि वे कुषाणों के सामंत के रूप में सत्ता का निर्वहन करते रहे। गुप्त शासक 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक बिहार एवं यूपी क्षेत्र से शासन प्रारंभ करते हैं और देखते देखते संपूर्ण भारत के एक विशाल भाग में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त, यानी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन कब से कब तक माना जाता है? गुप्त वंश का शासन कब से कब तक माना जाता है? तो यह 319 से 500 ईस्वी तक। कब तक? 319 से 500 ईस्वी तक, यानी गुप्त वंश का शासन 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। हम चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह घटोत्कच थे। कौन? घटोत्कच। घटोत्कच 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किए थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि किसने धारण की? गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि किसने धारण की? तो घटोत्कच ने की। किसने? घटोत्कच ने। अर्थात गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि घटोत्कच ने धारण की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक द्वारा गुप्त संवत नामक एक नया कैलेंडर चलाया जाता है? किस गुप्त शासक द्वारा गुप्त संवत नामक एक नया कैलेंडर चलाया जाता है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। कब? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत नामक एक नया कैलेंडर चलाया जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त शासकों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यही कारण है कि चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक के साथ साथ प्रथम शक्तिशाली राजा के रूप में भी देखा जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
किस गुप्त शासक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? किस गुप्त शासक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासक में चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। इसी क्रम में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं। इसके पहले वैवाहिक संबंध के द्वारा बिंबिसार अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाने वाला पहला शासक था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह समुद्रगुप्त थे। कौन? समुद्रगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अपने प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है। अपने प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है, तो वह कौन है? तो वह समुद्रगुप्त थे। कौन? समुद्रगुप्त। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र संबोधित किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र संबोधित किया गया है? तो यह समुद्रगुप्त। किसमें? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र से संबोधित किया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो वह हर्षेण है। कौन? हर्षेण। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हर्षेण हैं। हर्षेण के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित करने का प्रमाण मिलता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन था? तो वह अशोक थे। कौन? अशोक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का प्रारंभिक निर्माणकर्ता अशोक थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न। और फ्रेंड, इसमें हम कुछ जान लेते हैं। जैसे इसका प्रारंभिक निर्माणकर्ता अशोक था और यह अभिलेख कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसे ले जाकर प्रयाग में स्थित करवाया। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अर्थात समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? किस गुप्त शासक को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका शासनकाल 375 से लेकर 415 ईस्वी तक था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक द्वारा शकों को पराजित किया जाता है? किस गुप्त शासक द्वारा शकों को पराजित किया जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित किया जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह विक्रमादित्य नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? विक्रमादित्य नाम से। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। शकों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित करते हैं तथा इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं।
हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक भी है जो इस प्रकार है, www. का धन हर से छुपाया। इन नवरत्नों का नाम जो है, इसका यह एक ट्रिक भी है, www. का धन हर से छुपाया, जो निम्नवत है। जैसे फर्स्ट W वराह मिहिर, सेकेंड W वर रुच, थर्ड W वेताल भट्ट, अमर से अमर सिंह, का से कालिदास, धन से धन्वंतरी, से शंख और छुपाया से छपड़क। तो यही नवरत्न हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यही नवरत्न थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहान भारत आया था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फो की किसकी रचना है? फो की किसकी रचना है? तो यह फहान की रचना है। किसकी रचना है? फहान की। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अर्थात मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में करवाया गया था। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कराया जाता है। इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अर्थात कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतर को, यानी धन्वंतर को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं? खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो वे वराह मिहिर थे। कौन? वराह मिहिर, यानी खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वराह मिहिर थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, तो वह कौन थे? तो वे छपड़क थे। कौन? छपड़क, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित छपड़क थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीन काल में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, तो वह कौन है? धन्वंतर, चरक, सुश्रुत। कौन कौन? धन्वंतर, चरक, सुश्रुत, यानी कि यही तीन प्राचीन काल में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रेस आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, तो वह कौन थे? तो वे कुमारगुप्त थे। कौन? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त थे, जिनका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में कराया जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में कराया जाता है?
तो यह कुमारगुप्त के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में कराया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के समय हूणों का पहला आक्रमण हुआ था? किस गुप्त शासक के समय हूणों का पहला आक्रमण हुआ था? तो यह कुमारगुप्त के, किसमें, किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के द्वारा हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया गया था? किस गुप्त शासक के द्वारा हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया गया था? तो स्कंदगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। हूण मध्य एशिया की एक आक्रामक जनजाति थी जिसने पहली बार आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में करते हैं और वहीं पर हूणों पर विजय गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने प्राप्त की। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया? किस गुप्त शासक के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया? तो यह स्कंदगुप्त के, किसके? स्कंदगुप्त के। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त द्वारा कराया जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भारत में पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह एरन अभिलेख से। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। भारत में पहली बार सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। हमारा लास्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह विष्णुगुप्त थे। कौन? विष्णुगुप्त। अर्थात गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।